तो चलिए भाई, एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं हम आपकी एक बेहतरीन क्लास में, जिसमें आप लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी का मैथ। और ये क्लास आपकी 11वीं क्लास के लिए होगी, ठीक है, जो कि आपके यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड सभी छात्रों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, ठीक है। और इसमें हम अभी चैप्टर नंबर 1 को ही डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम समुच्चय पढ़ रहे हैं, क्योंकि बहुत लेंथी टॉपिक है और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करना होता है, कुछ पॉइंट्स भी आप लोगों को बताने होते हैं, है ना, ताकि आप सारी चीज़ों को अच्छे से समझ पाएं, ठीक। तो इसलिए इसको थोड़ा टाइम लगता है कंप्लीट होने में। आज हम 1.4 के क्वेश्चंस देखेंगे। इसमें हमने पार्ट 1 इसका 1.4 का कर चुके हैं, लेकिन उसमें हमने एक ही क्वेश्चन डिस्कस किया था, उसके 2-3 पार्ट थे, शायद वो कर लिए थे। और उसका कार्य नहीं था, क्योंकि इसमें नोट्स बताने थे, वो नोट्स मैंने आपको बता दिए थे, है ना। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले आप उस वीडियो को देखना, फिर उसके बाद ये आना, इस वीडियो पे आना, तो फिर आप ये सारे जितने क्वेश्चंस बोर्ड पे दिखाई दे रहे हैं सारे कर पाएंगे। और इस एक्सरसाइज के 1.4 के जितने भी क्वेश्चन हैं वो लगभग सारे ही कर पाएंगे, अगर आपने पिछले वाले पार्ट्स को देख लिया तो, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं, चलिए क्वेश्चन की। आज क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे हम। सबसे पहले किसको करेंगे? क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है कि मान लीजिए कि ए एक समुच्चय ए है जिसमें 2 अवयव ए बी है और बी है जिसमें ए बी सी है। क्या होगा यदि ए उप समुच्चय है बी का? इसका साइन क्या है? ये उप समुच्चय का। उप समुच्चय बोलते हैं यानी ए के अंदर जो अवयव है वो सारे बी में भी उपलब्ध हैं, यानी बी में से ही निकला हुआ है ए, इसका मतलब ये है उसका उप समुच्चय है। और ए सम्मेलन, इसको क्या बोलते हैं? सम्मेलन। ये मैंने पिछली बार आपको बताया था भाई, इसको क्या बोलते हैं? सम्मेलन। ये कौन सा साइन है? सम्मेलन का। तो ए सम्मेलन बी निकालना है, और उसका तरीका भी मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है, कि ए सम्मेलन बी किस तरीके से निकालना है, ठीक है भाई। तो अब यहां से मैं अगर बात करूं तो इसको हल करना शुरू करते हैं हम सबसे पहले, है ना। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, अगर आपने इसकी पहली क्लास को देख लिया तो फिर ये वाली क्लास आपको एक बहुत ही इजी तरीके से समझ आ जाएगी। तो इसमें मैं क्या करता हूं, सबसे पहले हल में मैं लिखता हूं यहां ए बी का उप समुच्चय है। ऐसा मैंने क्यों बोल दिया भाई? ऐसा मैंने इसलिए बोल दिया क्योंकि बी के अंदर ए और बी सी है और ए के अंदर ए बी है, जो कि बी में भी मौजूद है ना, जो कि बी में भी मौजूद है। तो इस कंडीशन में हम बोल सकते हैं कि ए जो है वो बी में से ही निकला हुआ है, यानी ए बी का उपसमुच्चय है, ठीक है भाई, ये चीज होगी। उसके बाद ये बोल सकते हैं, तो हम यहाँ लिख सकते हैं इस तरीके से कि ए बी का क्या है? उपसमुच्चय, क्योंकि उपसमुच्चय का साइन ये है। तो पहली कंडीशन तो हमने यहाँ से क्लियर कर ली जो लिखी हुई थी। अब हमें ए सम्मेलन बी निकालना है। तो ए सम्मेलन बी कैसे निकलेगा? बी, इसका मतलब है कि मुझे इस तरीके से सोल्व करना है इसको, और वो दे भी रखा है। तो ए सम्मेलन बी के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ए के सारे अवयव लिख लेते हैं। तो मैंने ए बी लिख दिया भाई, क्या लिख दिया? ए और बी मैंने लिख दिया, ए भी लिख दिया, बी भी लिख दिया। अब मुझे देखना है बी के अवयव लिखने हैं, लेकिन जो मैंने एक बार यहाँ लिख दिए, चाहे वो बी में उपस्थित भी हैं तब भी मुझे वो नहीं लिखने। जैसे ए और बी में ए बी भी है, ठीक है, और ए बी तो मैं लिख चुका, तो ए बी को मैं छोड़ दूंगा और केवल सी को लिखूंगा। तो इस तरीके से ये इनका क्या निकल जाएगा? सम्मेलन, ठीक है। और जो कि बराबर किसके है? बी के। बताओ भाई, जो कि बराबर किसके है? बी के। तो इसका मतलब मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि ए सम्मेलन बी जो है वो बराबर है किसके? बी के। क्यों है? क्योंकि वही सारे अवयव आ गए उसके अंदर, है ना, वही सारे अवयव आ गए। तो इस तरीके से हमने इस पहले क्वेश्चन को, अपने क्वेश्चन नंबर 2 के को डिस्कस किया है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, और कहीं ना कहीं ये बिल्कुल उसी के जैसा है भाई, इसमें कुछ भी नहीं है अलग से। क्यों? क्योंकि उसमें तो अवयव दे दिए थे बस उसके, और यहाँ पे अवयव नहीं दिए, लेकिन यहाँ पे बोल दिया कि यदि ए और बी दो ऐसे समुच्चय हैं, है ना, 2 ऐसे समुच्चय हैं कि ए उप समुच्चय है किसका? बी का। तो ए यूनियन बी क्या होगा? तो मैंने आपको एक बात अभी बताई है कि अगर ए बी का उपसमुच्चय होगा, अगर ए बी का उपसमुच्चय होगा तो ए यूनियन बी बराबर किसके होगा? बी के। तो इसलिए हम यहां से डायरेक्ट लिख सकते हैं कि चूंकि ऐसे लिख सकते हैं, चूंकि ए उपसमुच्चय है किसका? बी का, इसलिए ए सम्मेलन बी बराबर होगा किसके? बी के। तो यहां से इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा भाई, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन भी हमने कर लिया। और जैसा कि मैं आप लोगों को बार बार बोल रहा हूं कि भाई आप नोट्स देख लो जो मैंने पिछली बार लिखवाए हैं, तो फिर वो सारे आप समझ ही पाओगे। बाकी मैं यहाँ भी कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की, ठीक है। अच्छे से तैयारी करनी है तो आपको क्लासेस तो शुरू से ही देखनी पड़ेंगे। तो अब यहाँ से मैं देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। मैंने पहले से लिखे हुए भाई इसके,
है ना, इसके कई सारे पार्ट हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको कुछ समझाऊंगा तो फिर आप उसी तरीके से इसको टैकल करना भाई। जैसे ए बराबर दिया हुआ है 1 2 3 4, 4 अवयव है इसके अंदर, और बी बराबर है 3 4 5 6, और सी और डी इस तरीके से दिया हुआ है। उसने कहा निम्न को ज्ञात कीजिए, किसको ज्ञात करना है, ए सम्मिलन बी ज्ञात करना है। तो ए सम्मिलन बी अभी मैंने बताया है आपको, अभी जस्ट ऊपर बताया भाई कि मैं ए सम्मिलन बी में डायरेक्ट निकाल रहा हूं। यहाँ सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ए के सारे अवयव लिख लूंगा, ए के सारे अवयव लिख लूंगा। तो ए के सारे अवयव है 1 2 3 4, तो मैंने लिख दिया 1 2 3 देन 4, ठीक है। अब मुझे बी के अवयव लिखने हैं, इसी में ही बी के अवयव लिखने हैं, तो लेकिन जो ए में आ चुके वो लिखने नहीं। जैसे 3 और 4 यहाँ आ चुके, तो 3 और 4 मैं लिखूंगा नहीं, क्या बचा 5, तो 5 और 6, ठीक है। तो इस तरीके से भाई ए यूनियन ए सम्मिलन बी यहाँ से निकल जाता है। अब मैं आपकी बुक उठाता हूँ और फिर कुछ चीजें आपको बताता हूँ, ठीक है, क्योंकि टाइम वेस्ट भी करना गलत है। अब आप अगर सही मायने में पढ़ते हैं तो आपके हाथ में अगर बुक है, और नहीं है तो भाई बुक उठा लो, क्योंकि आपको सही तैयारी करनी है तो मेरे तरीके से थोड़ा समझना पड़ेगा, है ना, फिर हमारा समय भी बचेगा और चीजें हम ज्यादा भी समझ पाएंगे। तो ए यूनियन बी जिस तरीके से मैंने निकाला है, ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन में ए यूनियन सी पूछा है, तो आप इसे बिल्कुल आराम से निकाल लेंगे। तो ए और सी को देख लेंगे, ऐसे ही आप बी और सी को देख लेंगे, ठीक है। बी के सारे अवयव लिख लेना, और जो ए के बी के जो अवयव आ चुके बी में, अगर वो सी में मिलते हैं उनको हटा देना, बाकी सी के लिख लेना। तो बी और बी यूनियन डी भी आप निकाल लोगे, है ना। इसके बाद हम फोर्थ क्वेश्चन, इस फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं, यानी आपको सेकंड थर्ड और फोर्थ खुद निकालना है भाई। और कोशिश करना आप कमेंट बॉक्स में इसको लिख के, इसका आंसर लिख के मुझे कमेंट करें, तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ वास्तव में आप लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आप लोगों की रिक्वेस्ट पे मैंने 11वीं की क्लास शुरू की थी, नहीं तो पहले मैं 10वीं का कोर्स पूरा कराना चाह रहा था भाई, ताकि 2-2 वीडियो डालकर, लेकिन फिर भी वो समय से हो जाएगा और आपका भी हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा आपको अपनी दिखाना पड़ेगा भाई कि आपकी भी रुचि है क्लास के अंदर, नहीं तो ऐसे तो सही नहीं रहेगा ना। आपने क्लास को शुरू कराया और आप देखेंगे नहीं, है ना, और कमेंट करके क्वेश्चंस के आंसर नहीं देंगे, तो फिर थोड़ा सा गलत हो जाएगा, कहीं ना कहीं आप ही का प्रॉब्लम होगी उसको, है ना, आपका लॉस होगा भाई। तो हम नहीं चाहते कि आप लोगों का कुछ लॉस हो, आप लोग अच्छे से तैयारी करो भाई, ताकि आप जीवन में कामयाब हो। फिर आगे के लिए भी हम बैठे हुए हैं यहाँ पे, है ना, आपको कंपटीशन की तैयारी कराने के लिए। ऑलरेडी हमारे बैचेस चल रहे हैं, ठीक है, दूसरे चैनल पे, तो ये देख लो। क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 इसका जो है ये लिखा हुआ है ए सम्मिलन बी और उसका सम्मिलन किससे, सी से। तो इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि मैं पहले ए और बी का सम्मिलन निकाल लूं इस तरीके से, और जो सम्मिलन निकलेगा उसका सम्मिलन फिर किसके साथ निकाल लूं, सी के, ठीक है ना। इस तरीके से करना है, अगर कभी भी इस तरीके से दिखाई दे तो ऐसे करना है। तो मैं क्या करता हूं, देखो ए सम्मिलन बी तो मेरे पास है, लेकिन मैं फिर भी निकाल लेता हूं। ए सम्मिलन बी में आपके लिए एक बार फिर से निकाल लेता हूं, ताकि आप लोगों को समझ आ सके। इसमें ए के मैं सारे अवयव लिख लेता हूं, बोर्ड पे भी लिखे हुए हैं, और बुक अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, बुक हमेशा साथ रखनी है। तो मैं लिख लेता हूं 1 2 3 और 4। मैंने यहाँ पे क्या किया, ए के सारे अवयव लिख लिए, ठीक है, क्योंकि मुझे ए का सम्मिलन बी के साथ निकालना है, तो मैं बी के भी सारे अवयव इसी में लिखूंगा, लेकिन मुझे बी के वो वाले अवयव नहीं लेने जो ए में आ चुके। तो जैसे कि बी में 3 और 4 है, तो 3 और 4 मुझे लेना नहीं, केवल बचा 5 और 6, तो 5 और 6 इस तरीके से मैंने निकाल दिया भाई ये। अब मुझे सी का सम्मिलन निकालना है, तो उससे पहले मुझे सी के अवयव पता होने चाहिए ना। तो मैं सी के अवयव लिख लेता हूं यहां से 5 6 7 8, कितने हैं, 5 6 7 और 8, सी के अवयव ये लिख दिए, ठीक है ना। और मुझे ज्ञात क्या करना है, मुझे ज्ञात करना है ए यूनियन ए सम्मिलन बी, जो कि मैं निकाल चुका हूं, ठीक है, ये निकाल चुका हूं, और उसका सम्मिलन किसके साथ, सी के, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके ए सम्मिलन बी के सारे अवयव लिखने पड़ेंगे। तो मैंने लिख दिए सारे अवयव, क्या क्या, 1 2 3 4 5 और 6। आगे आप लोगों को पता है, हालांकि आप ये क्वेश्चन भी कर पाएंगे, ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया एक क्वेश्चन, ठीक है। तो जो इसके अंदर आ चुके हैं, अब सी के वो सारे अवयव लिखने हैं, लेकिन जो इसमें आ चुके वो लिखने नहीं। जैसे 5 और 6 आ गए, तो 5 और 6 को हम हटा देंगे, तो क्या लिखेंगे, 7 और 8, ठीक है भाई। तो ये चीज भी आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हमें ज्यादा समय वेस्ट करना नहीं इसका, तो आप इसके जो नेक्स्ट जो है, इसका 6 पार्ट सेम है, इसका 7 पार्ट सेम है, तो 6 और 7 को भी आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे, है ना भाई, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग इन सारे क्वेश्चंस को कर पाएंगे, ठीक है भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं मैं।
चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं, है ना। देखो जब 5 को हम पढ़ते हैं ध्यान से तो आप देखना इसमें लिखा हुआ पर्सन नंबर 1 जो कि हमने पिछली क्लास में किया था, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि आपको पहली क्लास तो देखनी पड़ेगी। पर्सन नंबर 1 में दिए गए प्रत्येक समुच्चय युग्म का सर्वनिष्ठ समुच्चय ज्ञात करना है। तो आपको पता होना चाहिए सर्वनिष्ठ का साइन इस तरीके का था, सम्मिलन का ऐसा है और सर्वनिष्ठ का ऐसा है। जैसे ए और बी का मुझे सर्वनिष्ठ निकालना है तो ऐसे है, और सम्मिलन निकालना है तो ऐसे है, ठीक है, जो कि अभी हमने डिस्कस भी किया है। इसको मैं मिटा देता हूँ एक बार, है ना। तो इस बार सर्वनिष्ठ निकालना है, तो सर्वनिष्ठ समझ गए, यानी सम्मिलन का एकदम अपोजिट। तो मैंने पहला क्वेश्चन लिया है उसका, वैसे मैंने सारे करा रखे हैं उसमें, तो केवल पहले के माध्यम से आप लोगों को समझा दूं, है ना, क्योंकि वही फिर है ना, चीजें ज्यादा टाइम वेस्ट करने से भी कोई फायदा नहीं है एक ही चीज पे। तो मैं यहां से डायरेक्ट हल निकालना शुरू करता हूं, और उसने पूछा है मुझे निम्नलिखित का सर्वनिष्ठ इसका और इसका। तो मैं x सर्वनिष्ठ y निकालता हूं। तो सर्वनिष्ठ में हमें क्या देखना होता है, जो दोनों में कॉमन है। सम्मिलन में क्या देखना होता है, a के सारे अवयव लिख लो, है ना, उसके बाद b के अवयव लिखो, लेकिन वो वाले नहीं लिखने हैं जो रिपीट हो रहे हैं, जो a में आ चुके वो नहीं लिखने। तो वो ये था, है ना, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना। और इसमें केवल कुछ नहीं, जो दोनों में कॉमन है वो लिखना है। तो आप एक बात बताओ, इसमें 1 3 5 है और इसमें 1 2 3 है, तो यानी 1 3 यहाँ भी है, 1 3 यहाँ भी है, 2 उसमें नहीं, 5 इसमें नहीं, तो केवल 1 और 3 लिखा जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको समझ गए। अगर मैं सेकंड की बात करूं तो सेकंड में आप देखना, है ना, बुक आपको हमेशा साथ रखनी है। इसमें लिखा हुआ है, मैं सेकंड को थोड़ा सा बता देता हूं, वैसे मैंने यहाँ लिखा नहीं था, तो इसमें लिखा हुआ है a बराबर समुच्चय, इसमें समुच्चय में a e i o u इस तरीके से था भाई, ठीक है। a के जो अवयव थे वो इस तरीके से थे, और b के a b c था। b के अवयव कितने थे, a b c। कोशिश यही रखती है यार जल्दी से जल्दी सारी चीजें हो जाए, ठीक है, कम समय में। तो आप खुद बताओ, तो a का अगर मैं सर्वनिष्ठ निकालता हूं b से, तो इसमें केवल a कॉमन है, तो यहाँ मैं a लिख लूंगा, है ना, इस तरीके से। इसलिए मैंने ये सारी चीजें नहीं बताई आपको, है ना, ज्यादा नहीं लिखवाए। तो आप वहां से देख लेना, पहला क्वेश्चन मैंने करा रखा है, बस उसका सर्वनिष्ठ निकालना सिखाना था, वो मैं सिखा चुका। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 6 पे देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 में कई सारे पार्ट हैं, लगभग कितने पार्ट हैं भाई इसके हैं आपके 10 तक हैं। चलो देखते हैं। तो a के अवयव दिए हुए हैं, b के दिए हुए, c के दिए हुए हैं, d के, यानी 4 समुच्चय जो है यहाँ पे दिए हुए हैं। कौन कौन से, a b c और d, ठीक है ना। तो उसमें देखना, इसने पूछा है a सर्वनिष्ठ b, a का b से सर्वनिष्ठ। तो आपको सिर्फ देखना है जो कॉमन है, मैं डायरेक्ट करा रहा हूं, है ना, आपको डायरेक्ट करा रहा हूं। जब आप पेपर में करोगे तो पहले लिखोगे आप समुच्चय a के अवयव, b के अवयव, और फिर लिखोगे a सर्वनिष्ठ b, यानी इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ से दोनों में कॉमन देख लो आप, a और b में कॉमन क्या है भाई। तो मैं देखता हूँ 3 5 7 9 11, और यहाँ पे क्या है 7 9 11, ठीक है। तो 7 9 11 ऐसे हैं जो b में डायरेक्ट रिपीट हो रहे हैं, 3 5 वहां पे है नहीं और 13 इसमें नहीं है, तो 7 9 11, ठीक है भाई, 7 9 11, ठीक है। इस तरीके से हम a सर्वनिष्ठ b निकाल पाए। अब इसमें अगर मैं बात करूं, इसका सेकंड भी ऐसा ही है ना, सेकंड आप देख लेना, उसको मैंने नहीं कराया। थर्ड मैंने यहां लिख लिया, सेकंड सेम है भाई, आप देख लेना उसको। थर्ड मैंने लिख लिया, और थर्ड में क्या है, a का c से सर्वनिष्ठ, और फिर जो निकल जाएगा उसका किससे सर्वनिष्ठ, d से। यानी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि a का सर्वनिष्ठ निकाल लो c से, और जो एक बार निकल गया उसका सर्वनिष्ठ निकाल लो d से, उसका सर्वनिष्ठ निकाल लो d से। यानी a और c में कॉमन देख लो, और जो कॉमन करके आ गया उसे फिर देख लो d में भी है क्या वो, ठीक है। तो मैं यहां से क्वेश्चन आपको करा देता हूं। तो a और c का देखना है मुझे, तो मैं लिखूंगा a c का सर्वनिष्ठ, ऐसे लिख लूंगा। तो ठीक है, a और c में देख लो भाई कॉमन क्या है, a और c में देख लो आप कॉमन क्या है। तो यहाँ से जब हम देखते हैं a और c को, तो हमें दिखाई देता है ये अवयव रखे हुए हैं, c में ये है। तो यहाँ 11 और 13, और यहाँ 13 नहीं है ना, और 11 से पहले उसमें नहीं है, और 11 के बाद के इसमें नहीं है। तो यानी 11 और 11, यानी केवल 11 क्या है, a सर्वनिष्ठ c है ना, a सर्वनिष्ठ c केवल क्या है, 11 है, हाँ ये है। तो ठीक है, तो a सर्वनिष्ठ c कितना निकला है, 11। अब उसका सर्वनिष्ठ निकालना है किससे, d से। तो मुझे d के अवयव लिखने पड़ेंगे एक बार यहाँ, हालांकि वहां पे लिखे हुए हैं, तो कितने लिखे हुए हैं, 15 और 17।
तो अब आप ये कितना ध्यान रखना कि जब मैं ए सर्वनिष्ठ सी और उसका सर्वनिष्ठ निकालता हूं डी के साथ, उसका सर्वनिष्ठ निकालता हूं डी के साथ, तो इनके अवयव मुझे देखने पड़ेंगे 11 है और इसके अवयव 15 और 17 है, यानी कुछ भी मैच नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये रिक्त समुच्चय 5, यहाँ क्या लिखना पड़ेगा 5। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा भाई 5 आ जाएगा। ठीक है ना, तो थर्ड भी आपने देख लिया। थर्ड में फोर्थ बिल्कुल आसान है, ए सी का निकालना है। फिफ्थ आसान है, बी और डी का निकालना है ना। और फिफ्थ, अच्छा बी और डी का चलो एक बार देख लो, क्योंकि इसमें कुछ समझाना था मुझे, मैंने लिख लिया ना, ये कोई नहीं देख लो, हालांकि आप निकाल सकते हैं। तो आपको बी के सारे अवयव लिखने पड़ेंगे यहाँ पे, तो बी के अवयव मैंने लिखे हुए हैं आपका समय बचाने के लिए, नहीं तो आप पेपर में कैसे करोगे, पहले सारे बी के अवयव लिखोगे, फिर डी के लिखोगे, फिर लास्ट में लिखोगे, इसलिए बी सर्वनिष्ठ डी। तो मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया, क्योंकि ए के अवयव मेरे सामने थे, तो मैंने देखा यहाँ 6, 9, 11, 13 है, और डी में क्या है भाई 5 और 17 है, यानी एक भी अवयव ऐसा नहीं है जो इसमें मैच करे, तो उसको मैं लिखूंगा 5। सेम उसी तरीके से अब आप छठे को देख लो एक बार, है ना, क्योंकि इसमें सम्मिलन भी पूछ लिया है ना, सम्मिलन भी पूछ लिया। देखो ये वाला साइन किसका है, सम्मिलन का। सम्मिलन में क्या करते हैं हम, बी के सारे अवयव लिखेंगे और फिर वो सी के अंदर जो है उन्हें हटा देंगे, बाकी सी के लिख लेंगे, वो निकल जाएगा। फिर उसमें से ए का देख लेंगे क्या है। तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा यार छठे के लिए, तो सबसे पहले मुझे बी सम्मिलन सी निकालना पड़ेगा, सर्वनिष्ठ तो बाद में निकाल लेंगे। तो बी सम्मिलन सी के लिए बी के सारे अवयव लिख लो भाई। बी के सारे अवयव कितने हैं, 7, 9, 11, 13, तो 7, 9, 11 और 13। ठीक है, सम्मिलन निकालते समय ये करना है। उसके बाद सी के सारे अवयव लिख लो, लेकिन जो बी में आ चुके वो लिखने नहीं। तो सी में क्या आ गया, 11 आ गया, 13 आ गया, यानी केवल एक बचा 15। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास क्या, बी सम्मिलन सी। अब ए के सारे अवयव लिखो, फिर उसका सर्वनिष्ठ निकाल लेंगे। ए के सारे अवयव है 3, 5, 7, 9, 11, 3, 5, 7 और 9 और 11। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे निकालना है ए का सर्वनिष्ठ किसके साथ, बी सम्मिलन सी के साथ। ठीक है, तो अब इन दोनों में कॉमन देख लो भाई, क्या है कॉमन, आप देख लो, जो कॉमन है वही हमारा आंसर है, क्योंकि इसमें कॉमन देखना है। ठीक है, तो कॉमन यहाँ 7 है भाई, जो दोनों में आया है, 9 है और 11 है, यही है जो दोनों में आए हैं, तो यहाँ लिख देंगे हम आंसर 7, 9 और 11। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये सारा ये क्वेश्चन कर लिया भाई। इसके आगे भी बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका 8 पार्ट 7 पार्ट है ना, 9, ये सारे आप कर लेना, बहुत आसान है। ठीक है, बिल्कुल आसान है। अगर आपने ये सारी वीडियो मेरी जो कंप्लीट जो मैंने कराई आज और कल की देखी है, तो आप इसके अगले वाले क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो चलिए भाई आगे हम डिस्कस करते हैं प्रश्नावली 1.4 का क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, सारे क्वेश्चन मैं आपको पहले से समझा चुका हूं, है ना, कुछ इस तरीके से वही चीजें आपको आगे भी काम आनी है। देखो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है a बराबर x और x एक प्राकृत संख्या है। ठीक है, x क्या है, एक प्राकृत संख्या है, तो इसका मतलब मैं a के समुच्चय अगर यहाँ लिखना चाहूँ तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ कि a में क्या है, x और x एक प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या हमेशा 1 से चलती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ऐसे भाई ये चलती चली जाएगी। ठीक है, ऐसे ये चलती चली जाएगी। ठीक है ना, उसके बाद हम बात करते हैं इसकी, उसके बाद हम देखते हैं बी। ठीक है, बी में देख लो, बी में क्या लिखा हुआ है, x एक सम प्राकृत संख्या है तो प्राकृत लेकिन सम है। तो सम संख्या आपको पता है, देखो प्राकृत में तो सारी है, सम भी, विषम भी, अभाज्य भी, सब कुछ है, लेकिन ये जब हम कहेंगे सम प्राकृत है तो केवल सम लेनी है, यानी 2, 4, 6, 8 और इस तरीके से। सही है ना। उसके बाद सी को देख लो भाई, सी में लिखा है x एक विषम प्राकृत संख्या है, तो विषम में कौन सी होती है, 1, 3, 5, 7 और इस तरीके से, है ना, एक छोड़ के जो सम ऊपर आ गई, यानी इसमें से मैंने सम अलग निकाल दी और विषम अलग निकाल दी। ठीक है, इस तरीके से। अब आते हैं डी। इनको मैं इसलिए लिख रहा हूं, एक बार आपको सारी चीजें फिर मैं आराम से क्वेश्चन इसके फटाफट आप खुद ही कर पाओगे, देखना अभी आप। तो d बराबर क्या है, x और x एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो मैंने बताया था आपको कि प्राकृत संख्या यानी a में जितनी है उसमें से ही क्या निकलती है, सम निकलती है, उसी में से विषम और इसी में से निकलेगी अभाज्य।
अभाज्य संख्या कहां से शुरू होती है भाई? 2 से, क्योंकि 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। 2 के बाद आएगा 3, फिर आएगा 5, उसमें 7 नहीं आएगा, है ना, 7 आएगा, उसमें 9 नहीं आएगा, 11 आएगा, है ना, 13 आएगा, और इस तरीके से ये चलती रहेगी। 13 के बाद 17, 19, है ना, इस तरीके से। तो ये मैंने एक बार लिख लिए, फिर उसके बाद मुझे बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। और जैसे कि बुक का क्वेश्चन नंबर अगर मैं डिस्कस करूं आपसे, क्वेश्चन नंबर 7 का पहला पार्ट लिखा हुआ भी है कि ए का सर्वनिष्ठ निकालना है बी से, तो ए और बी में जो कॉमन है वो निकाल दो भाई, ठीक है। तो आप एक चीज समझना, ए और बी का सर्वनिष्ठ मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूं यहाँ पे, नहीं तो आप पहले आपको ए के अवयव लिखने पड़ेंगे, बी के लिखने पड़ेंगे, मैंने वहां पे लिख दिए। तो दोनों में कॉमन क्या है? तो मैं देखता हूं कि दोनों में कॉमन जो है सम संख्याएं होंगी केवल, क्योंकि बी में सम है ना, तो 2 2 4 4 फिर आगे 6 और ऐसे ही चलती गई होंगी। यानी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ए और बी का जो सर्वनिष्ठ निकलेगा वो 2 4 6 इस तरीके से निकलेगा। लेकिन आपकी बुक में इस तरह से आंसर नहीं है, आपकी बुक में आंसर है कि ए सर्वनिष्ठ बी जो है वो बराबर बी है। बी क्यों दिया? क्योंकि जो अवयव यहाँ आ रहे हैं वो सारे बी के ही तो है, ठीक है। यानी जब मैं ए और बी का सर्वनिष्ठ निकालता हूं तो मुझे वो सारे अवयव मिलेंगे यहाँ पे जो बी में है, तो इसलिए उसका आंसर क्या दिया हुआ है? बी है। अब सेकंड की बात करते हैं एक बार, है ना। सेकंड में क्या है भाई? देखो सेकंड देख लेते हैं। ए सर्वनिष्ठ सी, ठीक है, ए सर्वनिष्ठ सी, इसको हटा दो भाई, है ना, ए सर्वनिष्ठ सी, ये तो आप समझ ही गए। तो थोड़ा ऊपर लिख लेता हूं मैं सेकंड, ए सर्वनिष्ठ सी। अब आप देखना ए सर्वनिष्ठ सी, तो ए और सी में क्या कॉमन है? तो 1 कॉमन है, 3 कॉमन है, 5 कॉमन है, यानी 1 3 5, यानी आप समझ गए कि विषम संख्याएं चलने वाली है, ठीक है। तो लेकिन आंसर क्या होगा? ए सर्वनिष्ठ सी बराबर किसके है? सी के। क्यों? क्योंकि देखो इसमें सारा क्या आया, 1 3 आए, 1 3 5, यानी विषम संख्या आए, तो इसलिए इसके सारे अवयव यहाँ पे मिल जाएंगे, तो ये सी हो गया, ठीक है भाई। इस तरीके से हमने समझ लिया। थर्ड को देख लेते हैं कि इसके बाद थर्ड, इसका थर्ड क्या है? थर्ड है ए सर्वनिष्ठ डी। तो ए सर्वनिष्ठ डी, अब ए के अवयव और डी के देखते हैं कॉमन क्या है। तो ए में 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से है, और डी में है 2 3 5 7, यानी अभाज्य संख्या है। यानी इसका मतलब यह है कि ए के अंदर जो अभाज्य संख्याएं हैं वो सारी डी के अंदर तो होंगी। तो इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं कि 2 आएगा इसमें, 3 आएगा इसमें, 5 आएगा इसमें, 7 आएगा भाई, और 9 तो नहीं आएगा, 11 आएगा, इस तरीके से, यानी सारी अभाज्य संख्याएं आएंगी, और अभाज्य संख्या तो डी है, तो इसका मतलब ए सर्वनिष्ठ डी बराबर किसके होगा? डी के। तो इस तरीके से 3 क्वेश्चन हमारे यहां से हो जाते हैं, ठीक है। और 3 क्वेश्चन होने के बाद फिर मैं अगर बात करूं इसके फोर्थ की, तो फोर्थ में तो कुछ नहीं है ऐसा कुछ, है ना। इसमें निकालना है बी सर्वनिष्ठ सी निकालना है। तो बी और सी जब आप निकाल लोगे तो आप एक चीज समझना, यहाँ पे आपको बी और सी में कुछ कॉमन दिखाई देगा, वो सारी सम है, ये सारी विषम है। तो बी सर्वनिष्ठ सी जो आएगा भाई आपका, वो आएगा 5, है ना। जब कुछ भी कॉमन ना हो तो क्या आएगा? 5, ठीक है। अब फिफ्थ देख लो उसका, है ना, डायरेक्ट आपको तो ये लिखने पड़ेंगे ना वहां पे, फिर लिख दोगे, इसलिए बी सर्वनिष्ठ सी जो है वो 5 है, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। ये सारा हमने समझ लिया। अब आ जाओ 5 पे। 5 में है इसके बी सर्वनिष्ठ डी। तो बी का सर्वनिष्ठ निकालना डी से। तो बी और डी में कॉमन देखो भाई, बी और डी में, तो आप एक बात बताओ, उसमें सारी सम संख्याएं हैं, है ना, और इसमें सारी अभाज्य संख्याएं हैं। लेकिन 2 एक ऐसी संख्या है जो दोनों में है, उसके बाद ऐसी कोई संख्या नहीं आने की, क्योंकि इसके बाद अभाज्य संख्या में केवल एक ही सम संख्या होती है, 2, उसके बाद कोई सम संख्या नहीं आती। तो इसका आंसर जो होगा वो 2 होगा। ये भी निकाल दिया। अब इसके पार्ट बचता है लास्ट, वो भी 6, है ना। 6 को एक बार देख लो आप। 6 में आप क्या देखेंगे? 6 में क्या दिया? हाँ, इसने दिया सी का सर्वनिष्ठ निकालना है डी के साथ, सी का डी के साथ। तो आप एक चीज देखना, ठीक है। तो सी का सर्वनिष्ठ जब आप डी के साथ निकाल लोगे तो आपको क्या कॉमन मिलेगा? 5 मिलेगा, है ना। आप एक बात बताना, जो अभाज्य संख्या होती है वो सारी होती है तो विषम संख्या ही है, यानी वो विषम संख्याओं में से ही निकलती है। तो ये सारी विषम संख्या है, और अभाज्य संख्या सारी इसी में से निकलेगी, बस 2 को छोड़ दो और उसमें से 1 को हटा दो। तो इसका मतलब ये है कि मुझे जो यहाँ पे मिलने वाला है वो क्या मिलने वाला है? 3 मिलने वाला है, 5 मिलने वाला है, 7 मिलने वाला है ना, और 11 उसी में से आ जाएगा, है ना, फिर 13, यानी ये सारी क्या आ जाएंगे? 2 को छोड़ के सारी क्या आ जाएंगे? ऐसी संख्याएं आ जाएंगी जो विषम है।
तो यानी मैं इसको यहाँ लिख सकता हूँ किस तरीके से, यानी मुझे ये मिलेगा। लेकिन अगर मैं क्वेश्चन बुक के हिसाब से चलूँ तो बुक में आपके क्या लिखा हुआ है, बुक में लिखा हुआ है कि सी सर्वनिष्ठ डी बराबर है एक्स, और एक्स एक विषम अभाज्य संख्या है। ठीक है, x क्या है, एक विषम अभाज्य संख्या है। ठीक है, जब a सर्वनिष्ठ क्या c सर्वनिष्ठ d निकाल लोगे, ठीक है, तो जो सारी अभाज्य संख्याएं आएंगी और सारी अभाज्य संख्या केवल 2 को छोड़ के विषम होती है, तो इसलिए यहाँ पे इस तरीके से लिख दिया। ठीक है भाई, तो ये चीज आपको समझ आ गई होगी। इसको एक बार मैं हटा देता हूं, है ना। और क्वेश्चन नंबर 8, हाँ क्वेश्चन नंबर 8 मैंने पहले से लिख लिया था। ठीक है, 8 में क्या पढ़ना है मुझे, निम्नलिखित समुच्चय युग्मों में से कौन से युग्म संयुक्त है, असंयुक्त है। चलो इसे भी देखते हैं। असंयुक्त बुक रख देते हैं, ये हमने लिखा हुआ है ही। अब एक चीज बताना आप, इसने बोला है निम्नलिखित समुच्चयों में कौन से समुच्चय युग्म क्या है, असंयुक्त है। तो इसने पहला पार्ट लिख रहा, अच्छा मैंने सेकंड पार्ट नहीं लिखा इसका, कोई नहीं, पहला पार्ट लिखा हुआ है इसमें। फर्स्ट 1 2 3 इस तरीके से एक समुच्चय दिया हुआ है, तो इसे मैं ए मान लूं बराबर, ए के अवयव आ जाएंगे, इसको बी मान लो भाई। ठीक है, लेकिन b के अवयव मेरे पास है नहीं, लेकिन इसने बोला है कि x, और x एक प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या आपको पता है 1 2 3 4 इस तरीके से, और x जो है वो 4 के बराबर और 4 से बड़ा है, और 6 के बराबर और 6 से छोटा है। तो यानी मैं b के जो अवयव निकाल लूंगा वो इस तरीके से निकलेंगे, यानी मुझे 4 लेना है क्योंकि ये 4 के बराबर भी है, फिर उससे बड़ा है तो यानी 5 भी लेना पड़ेगा, और 6 के बराबर है और 6 से छोटा है यानी 6 भी लेना पड़ेगा। ठीक है, इसमें हम 4 से कम नहीं ले सकते क्योंकि वो 4 के बराबर है, 6 से ज्यादा नहीं ले सकते क्योंकि 6 के बराबर है और 6 से छोटा है। तो मुझे यहाँ संख्या मिलेगी 4 के बराबर और 4 से छोटी बड़ी, और 6 के बराबर और 6 से छोटी। ठीक है, वो कंडीशन पूरी होगी। अब इसने क्या बोल रहा था, इसने बोल रहा था असंयुक्त है, कौन सा असंयुक्त है। ठीक है, तो कोई नहीं, मैं यहाँ निकालता हूं, तो a सर्वनिष्ठ b बराबर, तो a सर्वनिष्ठ b अगर आप निकाल लोगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलने वाला है, बताओ बताओ भाई क्या कॉमन है। तो आप कहोगे जी केवल वहां 4 से शुरू है, यहाँ 4 से छोटे हैं, तो केवल 4 ही कॉमन है, तो मैंने 4 लिख दिया। और अगर इसमें कुछ कॉमन आ गया तो फिर आपको कहोगे कि ये असंयुक्त नहीं है, तो यहाँ आप लिखोगे अतः यह है, यानी ऐसे लिख लो a सर्वनिष्ठ b असंयुक्त नहीं है, असंयुक्त नहीं है। असंयुक्त क्यों बोल रहा भाई, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ संयुक्त है, असंयुक्त नहीं है ना, कुछ ना कुछ इसमें से मिल गया। अगर इसमें कुछ भी ना मिलता फिर बात अलग होती। तो अब मैं सेकंड का देख लेता हूं, देखो मैं सेकंड इसका यहाँ पे करा रहा हूं आपको। सेकंड इसमें लिखा हुआ है, यहाँ है A-E-I-O-U इस तरीके से दिया हुआ, इसको हटा दो भाई, है ना, इसके काम नहीं है। और इसमें तथा करके दिया हुआ है, ये मैंने पहले से लिखा नहीं यार, थोड़ा टाइम इसलिए लग गया, कोई नहीं, है ना, वैसे तो मैं लिखता ही हूँ हमेशा। तो अब आपको बताना है, मान लो a है ना, और ये मान लो क्या है b है। तो a सर्वनिष्ठ अगर b आप निकालते हो तो ये बताओ कुछ कॉमन है क्या। तो आप कहोगे जी कुछ कॉमन नहीं है, क्या है, e, कुछ कॉमन है e। तो मैं यहाँ कह दूंगा कि e कॉमन है, तो इसका मतलब इसका भी यही होगा। अतः a सर्वनिष्ठ b, ये लिखना पड़ेगा, अतः a सर्वनिष्ठ b असंयुक्त नहीं है। तो ये भी हमने लिख लिया, असंयुक्त नहीं है। ठीक है भाई, सही है ना, ये तो हमने हटा दिया, है ना, ये लिख रखा है हमने, कोई दिक्कत नहीं। तो अब आप एक चीज बताओ, इसने बोल रहा है थर्ड, इसका थर्ड पार्ट देखना है हमें, है ना। थर्ड में लिखा हुआ है x एक सम प्राकृत संख्या है, सम पूर्णांक है, x क्या है, एक सम पूर्णांक है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे लिखा हुआ है x एक क्या है, सम पूर्णांक है। तो पूर्णांक है लेकिन सम है, ठीक है, यानी मैं a बराबर यहां लिख सकता हूं, सम पूर्णांक है ना, तो 2 4 6 8 इस तरीके से। चलो फिर इसने लिखा है b, नेक्स्ट x एक विषम पूर्णांक है। वैसे तो क्वेश्चन लिखा हुआ है, मैंने फिर भी लिख दिया विषम पूर्णांक, यानी b बराबर क्या आएगा, पूर्णांक तो है लेकिन विषम है, यानी 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, है ना, 7 आएगा, इस तरीके से आएगा, इस तरीके से है। तो जब मैं यहाँ से a सर्वनिष्ठ b निकाल लूंगा तो आप मुझे बता सकते हो क्या कि कुछ कॉमन है या नहीं है। तो आप कहोगे सर इनमें तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। तो जब कुछ भी कॉमन नहीं आएगा तो फाई आएगा, तो इसको इसलिए लिखेंगे अतः
ए सर्वनिष्ठ बी क्या है, असंयुक्त है। समझ आ गया ना। तो जब कुछ भी कॉमन नहीं है यानी कुछ भी संयुक्त नहीं है तो असंयुक्त है, लेकिन अगर कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है तो फिर क्या है, फिर क्या है भाई, वो संयुक्त है, संयुक्त नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं, हम इसको कंप्लीट करेंगे आज। तो ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 9 हम यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में काफी पार्ट है भाई, है ना, 10, 11, 12 तक है लगभग। कोई नहीं, अगर आप एक बार चीजों को समझ पाए एक ही क्वेश्चन से, फिर आप सारे क्वेश्चन आराम से कर पाओगे। ठीक है भाई, तो यहां से हम देख रहे हैं कि हमारे सामने लिखे हैं ए के कुछ अवयव, बी के कुछ अवयव, यानी 4 समुच्चय दिए हैं, ए बी सी और डी, 4 समुच्चय दिए हुए। और हमारे से पूछा है पहले क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि इसने बताना है ए माइनस बी। तो a माइनस बी का मतलब ये है कि भाई a में से b को घटाना है, लेकिन उसको घटाने का तरीका क्या है आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले आपको a और b में कुछ कॉमन देखना है। तो जो भी दोनों में कॉमन है, a और b में जो भी कॉमन है उसे हटा देना है a में से, बस वो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो इसलिए मैंने पहले ही आपके सामने लिख दिया है ना। पिछली क्लास में भी वैसे मैंने डिस्कस किया था कि a में से b को भी जब घटाएंगे तो a और b में जो दोनों में कॉमन है उसे हटा देंगे तो वो घट जाएगा। ठीक है, जैसे मैं अगर बात करूं यहाँ के a के अवयव एक बार में लिख लेता हूं, ऐसे ही आपको लिखना है 3, 6, 9, 12, 15, 18 और 21, इस तरीके से है। ठीक है, और b के अवयव कितने हैं भाई, b के अवयव है 4, 8, 12, 16 और 20। ठीक, इस तरीके से है। तो अब मुझे क्या करना है, अगर मुझे a में से b को घटाना है तो दोनों का कॉमन देखना पड़ेगा, दोनों में कॉमन क्या है। ठीक है, तो फिर मैं डायरेक्ट कह दूंगा कि a में से b को घटा करके ये आएगा। तो दोनों में कॉमन दिख रहा है मुझे 12, तो अगर मैं 12 इसमें से हटा दूं, ठीक है, दोनों में, अच्छा वो दोनों में कॉमन है वो हटाना है और b का नहीं लेना, कभी आप b का भी ले लो, है ना, क्योंकि a में से घटाना है ना। तो मैं इसका जब आंसर निकाल लूंगा तो 3, 6 है ना, 9, 3, 6, 9, 15, क्योंकि 12 तो हट गया, 18 और 21। अब आपको थोड़ा सा मैं ये समझाना चाह रहा हूं क्योंकि फिर आगे के पार्ट आपको सारे इसके खुद करने हैं, कम से कम 10-12 क्वेश्चन है। तो मैंने क्या किया, a में से जब b को घटाया तो जो भी a और b का सर्वनिष्ठ था, सर्वनिष्ठ का मतलब जो दोनों में कॉमन था वो हटा दिया। तो दोनों में कॉमन मुझे केवल 12 दिखाई दिया था, वो हटा दिया। 3, 6, 9 वो उसमें नहीं है, मैंने 3, 6, 9 लिख दिया। ठीक है, 15 इसमें नहीं है तो 15 भी लिख दिया। ठीक है, अगर भाई 15 होता तो वो भी हटाना पड़ता। 18 इसमें नहीं, 18 भी लिख दिया, 21 भी लिख दिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं इसके अवयव 4, 8 और ये 20 भी लिख दूं इसमें, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है। केवल मुझे a के अवयव लिखने हैं, केवल a के अवयव लिखने हैं और जो b में है उसको हटा देना है। समझ आ गई ना बात, क्या करना है, केवल a के अवयव लिखने हैं और जो b में जो a और b में कॉमन है उसको हटा देना है, बस इतना काम करना है। b के अवयव से मुझे कोई मतलब नहीं है। या फिर इसको आप दूसरे तरीके से ऐसे समझ सकते थे, वैसे तो इसका आंसर ये आ गया है ना, आंसर ये आ गया। तो दूसरे सेकंड तरीके से आप ये समझ सकते थे कि मैं a सर्वनिष्ठ b निकालता हूं, तो a सर्वनिष्ठ b का मतलब है जो दोनों में कॉमन है और फिर उसको घटा दूंगा। तो दोनों में कॉमन क्या है भाई, इनमें कॉमन केवल क्या है, 12 है, और कुछ भी कॉमन नहीं है। तो दोनों में कॉमन क्या है, 12 है, ये हटा दूंगा। तो अब मैं a में से अगर 12 हटा दूं, a में से क्या करूं, a सर्वनिष्ठ b अगर हटा दूं तो वही a माइनस बी होगा। वही क्या होगा भाई, वही होगा a माइनस बी होगा वही। तो a में से मैं हटा देता हूं क्या, 12। तो a में से जब आप 12 हटाओगे तो 12 मैंने हटा दिया, बाकी सारे अवयव लिख देंगे। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपको ये करने हैं भाई। और 10 बिल्कुल सेम है, क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, सेम टू सेम। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है और आपको करने हैं ये भी, फिर हमारी एक्सरसाइज लगभग कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, और 12 भी आप देख लेना, सत्य असत्य बताना है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, तो भाई वीडियो हमारी काफी लेंथी हो गई है ना, लगभग 30 मिनट से ऊपर चली गई होगी। तो इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं और इसी के साथ ये हमारी 1.4 प्रश्नावली भी समाप्त हो जाती है। फिर इसमें हम आगे कुछ डिस्कस करेंगे, है ना, 1-2 चीजें बताएंगे आपको पॉइंट, और फिर 1.5 को कराएंगे और जल्दी ही ये समुच्चय वाला चैप्टर हमारा समाप्त हो जाएगा। फिर दूसरा चैप्टर देखते हैं। तो ठीक है भाई, ज़्यादा लेंथी वीडियो करनी नहीं है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और सपोर्ट करना है, सारी वीडियोज़ को देखना है। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद।